जो है स्पष्ट सी बात है। अजय वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय से ही भी इस पे बात करते हैं। अजय, कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो वक्त के साथ बदलना जरूरी है और एक बड़ी कोशिश होती है और आज अमित शाह ने साफ संदेश दे दिया कि जान देनी पड़ी तो वो भी देंगे, लिहाजा अब कोई किंतु परंतु तो चलने ही वाला नहीं है। नहीं, आज जो बातें हो रही है लोकसभा में, ये इतिहास दोहराता नजर आ रहा है। इतिहास ऐसे दोहराता नजर आ रहा है कि एक बार ऐतिहासिक गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी जब वो इस पूरे कश्मीर मामले को लेकर यूएन चले गए थे, जब पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था और उसके बाद इस मसले को लेकर यूएन चले गए, तब से मामला ये अंतर्राष्ट्रीय बन गया। ये भारी गलती हुई थी और आज लगता है कि कांग्रेस एक ऐतिहासिक बिल जब सदन के सामने है, राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में पास होना तय है, पूरे देश में जश्न है, तो कांग्रेस छाती पीट रही है और कांग्रेस उसी ऐतिहासिक गलती को दोहरा रही है, फिर से याद दिला रही है सदन को, फिर से दुनिया के सामने रख रही है कि नहीं, यह बिल तो यूएन की मॉनिटरिंग में है, कश्मीर तो कैसे आप ला सकते हैं। बताइए कांग्रेस को हो क्या गया है, कांग्रेस को क्या लकवा मार गया है उसकी बुद्धि को। यह समझ से परे है, यह समझ से परे है कि ऐसा एक सबसे पुरानी पार्टी जो आजादी के आंदोलन में हिस्सा ले चुकी हो, वो आज इस कदर बौद्धिक रूप से दिवालिया हो चुकी है कि ऐसी बातें भी कर सकती है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली यह बात है। आप खुद से जो काम पाकिस्तान कर रहा है लगातार, जो काम दुनिया के वो मुल्क जो हमारे खिलाफ रहे हैं वो कराने की कोशिश करते रहे कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मसला बनाओ, और भारत हमेशा कई दशकों से यह कहता रहा है कि द्विपक्षीय मसला है, उस पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बैठकर, सदन में बैठकर कहते हैं अधीर रंजन साहब कि यह तो यूएन की मॉनिटरिंग में है। कहां से है वे मॉनिटरिंग में भाई? कौन सी मॉनिटरिंग हो रही है? कैसे आप ये कह रहे हो? ये अजीबोगरीब बात है। तो एक तरफ ये बिल ऐतिहासिक और दूसरी तरफ कांग्रेस लगता है कि इतिहास में जाती पार्टी है, अपने आप को ऐतिहासिक बना रही है कांग्रेस। वो बता रही है कि हम इस देश के लायक अब बचे नहीं, हम इस देश में शासन करने के लायक नहीं बचे। और देखिए कांग्रेस में यही वजह है कि कितने सुर कल से अलग आ गए। धरने पर बैठे गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में मार्शल के जरिए उनको हटाना पड़ा। उसके बाद अश्विनी कुमार बोलते हैं कि नहीं, यह सही कदम है सरकार का, कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। कानून के जानकार हैं अश्विनी कुमार और कांग्रेस के नेता हैं। जनार्दन द्विवेदी साहब सामने आकर समर्थन कर चुके हैं। प्रमोद कृष्णम की बात अभी हम आपको सुना रहे थे। कांग्रेस ही टुकड़ों टुकड़ों में, एक तो बची खुची छोटी सी गिनती की कांग्रेस बची हुई है, और वो भी इतने टुकड़े हो रही है क्योंकि कांग्रेस में लीडरलेस पार्टी, कैप्टनलेस शिप, सिंकिंग शिप कहा जा सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल के तौर पर हमें मंजूर करना भी चाहिए क्या? इसके बाद इतनी बड़ी गलती, क्या आप खुद कह रहे हैं कि यूएन की मॉनिटरिंग में है कश्मीर? यह ऐसी गलती है कि जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती, यही होनी चाहिए। यह अधीर रंजन साहब और वहां पर सोनिया गांधी के बगल में बैठे हैं, देखिए राहुल गांधी उनके पीछे बैठे हैं, तमाम कांग्रेस के नेता हक्के बक्के कि यह हो क्या रहा है यहां पर। नहीं मालूम कि सोनिया गांधी जी को समझ में आ भी रहा है कि क्या बात कह रहे हैं अधीर रंजन। राहुल गांधी क्या इस सिंक में है कि अधीर रंजन कह क्या रहे हैं कि यूएन में आप खुद मामले को डाल रहे हैं? वो ऐतिहासिक गलती जो एक बार हुई थी, जिससे निकलने में दशकों लग गए, भारत ने इसको आखिरकार द्विपक्षीय साफ तौर पे घोषणा कर दी कि द्विपक्षीय है, किसी तीसरे की दखल मंजूर नहीं। और फिर से यहां पर आज जब कश्मीर के समस्या का समाधान करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं, वो मादा दिखाया जा रहा है जो अब तक की सरकारें नहीं दिखा पाई, तो उस मौके पर आप फिर से 1948 में ले जाना चाहते हैं, 1948 में ले जाना चाहते हैं देश को। यह कांग्रेस कितनी खतरनाक हो गई है, जो मुल्क के लिए काम कर रही है, मुल्क के खिलाफ काम कर रही है। यह बड़ा सवाल पैदा हो गया है। वीरेंद्र नाथ भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र नाथ जी, मैं इससे ज्यादा बोलूंगा तो कई कांग्रेस जनों को लग सकता है कि मैं कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। क्या मैं जो समझ रहा हूं आप उससे सहमत हैं, या आपकी क्या राय है कांग्रेस के इस स्टैंड पर सदन में कि कश्मीर की मॉनिटरिंग यूएन कर रहा है इसलिए आप ये बिल नहीं ला सकते? देखिए, पहली बुनियादी बात समझ लेनी चाहिए कि धारा 370 एक अपवाद थी और इस अपवाद को अधिकार बना दिया गया, एक्सेप्शन को एंटाइटलमेंट बना दिया गया। समस्या की जड़ यह है,
और आपको याद दिला दूं, पंडित नेहरू ने भी कहा था धारा 370 एक अस्थाई प्राविधान है जो घिसते घिसते घिस जाएगी। लेकिन हुआ क्या? आज कांग्रेस को यूएन अकॉर्ड की याद आ रही है, लेकिन कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो शिमला आए थे। शिमला अकॉर्ड हुआ था। शिमला अकॉर्ड में यह तय हुआ था कि यह एक द्विपक्षीय मामला है, बायलैटरल इशू है। उसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री लाहौर गए थे बस यात्रा लेकर के, आपको याद होगा, लाहौर अकॉर्ड हुआ था। तो कश्मीर का और दोनों का मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच समस्त समस्याओं का निपटारा द्विपक्षीय तरीके से होगा। कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन का स्कोप ही नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान आए, उनका ट्वीट आया, भारत सरकार ने और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में यह स्पष्ट किया कि कश्मीर और के मुद्दे पर भारत सरकार किसी भी तीसरे पक्ष का मीडिएशन या मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगी। ये बायलैटरल इशू है। और मुझे हैरानी है कि कांग्रेस के लोगों को आज याद आ रहा है कि ये मामला यूएन में है। ये मामला तो 17 साल पहले तय हो गया। ये सही है कि यूएन का रिप्रेजेंटेटिव एक पाकिस्तान कश्मीर में बैठता है, और यह भी सही है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कल जो मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके एम्बेसडर को दिल्ली में आर्टिकल 370 को लेकर के जो अमेंडमेंट हुए हैं और जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आया है, इसके बारे में ब्रीफ किया है। और ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है। यदि कांग्रेस ने इसका यह अर्थ निकाल लिया कि इसमें यूएन पार्टी है, सवाल है, तो इसका कोई आधार नहीं है। भट्ट साहब, यही बड़ा सवाल है कि ये कांग्रेस का वो कदम है जो कभी कालिदास, जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जो कर रहे थे कि जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आपने बताया पूरा उस क्रम को। साहब, कांग्रेस में बहुत कंफ्यूजन है, कांग्रेस में बहुत कंफ्यूजन है। मैं एक बात और जोड़ दूं, कांग्रेस में बहुत कंफ्यूजन है। राज्यसभा में जो इनके चीफ व्हिप हैं भुवनेश्वर कलिता, कल उन्होंने सुबह व्हिप जारी किया राज्यसभा में, और कुछ ही घंटे बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन है कश्मीर के इश्यू को लेकर के। और वो मैं उसी बात को आगे बढ़ा दूं कि अब तक वो अलग अलग स्वर सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस में कल छाती पीटते नजर आए, धरना देते नजर आए राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद, और उसके बाद अश्विनी कुमार कहते हैं आकर के कि नहीं ये बिल अच्छा है, सरकार का समर्थन करे कांग्रेस। आज अभी हम सुना रहे हैं आपको लगातार कि प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं, जनार्दन द्विवेदी क्या कह रहे हैं, और लेकिन यहां पर अधीर रंजन जिस लेवल पे लेकर चले गए, बिल के पक्ष और विपक्ष में तो कंफ्यूजन था ही, अब तो ये इतना बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं वो दुनिया के सामने भारत के पक्ष को कमजोर करने की ये कोशिश। क्या इतनी समझ नहीं बची है कांग्रेस के भीतर कि हमारा इंटरनेशनल फ्रंट में क्या पोजीशनिंग है हमारी कश्मीर को लेकर के, उसके खिलाफ चले जाकर के सदन में बोल देना, ये आपको क्या बताता है? ये कांग्रेस पार्टी जो ऐतिहासिक पार्टी रही है, वो खुद इतिहास में जाने को तैयार है क्या? खो चुकी है अपनी सारी क्षमताएं। अगर आप विदेश मंत्रालय से निकल रही खबरों को देखें, ध्यान से देखें, तो भारत सरकार ने यूएसए को और यूएस प्रशासन को, जो भी विश्व की शक्तियां हैं, सबको कॉन्फिडेंस में रखा है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमने यूएसए को, डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में दखल देने का अधिकार दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के काम करने का एक तरीका होता है, और सारी बिग पावर्स हमेशा एक दूसरे को क्या वो बड़े निर्णय लेने जा रहे हैं इस विषय में एक दूसरे को विश्वास में लेके काम करती हैं। लेकिन ये यूएनओ की बात कहां से आ गई, ये मेरी समझ के परे है। और यहां मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, जिन लोगों को ये लगता है कि ये बिल जो पार्लियामेंट में आज आया है, ये मामला सांप्रदायिक है, हिंदू मुस्लिम है, ध्रुवीकरण की कोशिश है,
तो उनको यह भी बताना चाहिए 1947 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो 3 लाख हिंदू शरणार्थी आए थे, वो आज भी जम्मू में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। उनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। 1949 में पठानकोट से 1 लाख जो वाल्मीकि परिवार गए थे वहां सफाई के लिए, आज उनकी संख्या कई लाख में हो गई है। उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको नागरिकता नहीं मिली है। जो कश्मीरी पंडित कई लाख 1989 में कश्मीर वैली छोड़ के आए और आज जम्मू में रह रहे हैं, उनके बारे में पिछले 30 साल में क्या कांग्रेस ने कभी कोई चर्चा की? क्या इस मसले को हल करने का कभी कोई प्रयास किया गया? 10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, 5 साल नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। इन 15 सालों के दौर में कश्मीर से में जो इतने मुद्दे इकट्ठा हो गए थे, इनको हल करने के लिए क्या प्रयास किए गए? इनको यह भी तो बताना चाहिए। आज साफ तौर पे लगता है खुद कांग्रेस अपना इतिहास, देश की विदेश नीति, देश की का हित सब भूल चुकी है। कांग्रेस लगता है पार्टी नहीं रही है, अपने आप में वो एक ऐसे कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है, लीडरलेस पोजीशन की दौर से गुजर रही है। हार के सदमे से ऐसी पथराई है कांग्रेस की, लगता है अनाप शनाप कर रही है और ऐसे काम कर रही है जो देश के लिए बड़ा खतरनाक है। कैसे, ये भी मैं आपको समझाऊं कि अब इस बयान को अधीर रंजन साहब ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच बैठकर जो ये बयान दिया है, सदन में यूएनओ का जिक्र उन्होंने छेड़ दिया है, इसकी एक क्लिपिंग पाकिस्तान निकालेगा। पाकिस्तान कल से ही हड़बड़ाया हुआ है कि ये क्या कर दिया हिंदुस्तान ने, उसकी सारी चालों कोशिशों पर एकदम से वज्रपात कर दिया है। ऐसा तीर चला है कि चारों खाने चित हो गए वो तमाम वो लोग जो कश्मीर को देश से अलग थलग करने की कोशिश में दशकों से जुटे थे, पाकिस्तान अगर आप समेत। मौका दे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी वीरेंद्रनाथ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अमेरिका में दिसंबर में चुनाव होना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वादा कर रखा है कि दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जो हमारी फौजें पड़ी हैं, हम उसको वापस लेके आएंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट का इंटरलोक्यूटर तालिबान से बातचीत कर रहा है। सितंबर 1 की उसको डेडलाइन दी गई है कि सितंबर 1 तक ये एग्रीमेंट हो जाए। दोहा में कई फेज में वार्ता हो चुकी है। अफगानिस्तान के अशरफ गनी जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो इस वार्ता के खिलाफ हैं। अमेरिका ने उनको लूप से बाहर रखा है। भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है। भारत को भी इस वार्ता से बाहर रखा गया है। हमारे हित इन्वॉल्व हैं और आज की तारीख में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है कि ये डील हो जाए और पाकिस्तान के समर्थन से तालिबान की हुकूमत वहां कायम हो जाए। तो और अगर ये हो गया तो कश्मीर में बहुत बड़े आतंकवादी हमले एक्टिविटी के फिर से बढ़ने का खतरा है। पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कल से कि कल जो राज्यसभा ने बिल पास किया है, यह अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाल पर जन्नाटेदार तमाचा है, कल यह कहा गया है। और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यूएस तालिबान की डील को सैबोटेज करने के लिए ही अब भारत ने कश्मीर को लेकर के इतना बड़ा कदम उठाया है। अगर हमने उठाया है तो अपने हित की रक्षा के लिए हम हर सरकार कुछ भी करने को स्वतंत्र है। अफगानिस्तान में हमारी पाकिस्तान के जरिए पहुंच नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर $600 मिलियन वो इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है और चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान तक हाईवे बनाया है। तो अब भारत सरकार को यह पूरा अधिकार है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को अपने पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए हम आवश्यक कदम उठाएं, और वही हो रहा है। बेशक, लेकिन ऐसे समय में, ऐसे नाजुक परिस्थितियों में जो पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर है इस वक्त, जो सिनेरियो है, जो पॉलिटिक्स है और जो कूटनीति है, उस सब के बीच में अब इस कतरन को पाकिस्तान अमेरिका को बताने में लगा है कि भारत तमाचा उसके गाल पर मारा है। अब वो ये क्लिपिंग दिखाएगा कि देखिए वहां की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस खुद कह रही है कि यूएन का मसला है ये, हम लगातार कह रहे हैं। पाकिस्तान अब ये बताएगा जाकर के पूरी दुनिया को, यूएन से लेकर यूएस तक और पूरी दुनिया वर्ल्ड कम्युनिटी को। वीरेंद्रनाथ साहब, ये एक बैठे बिठाए पाकिस्तान को एक बड़ा तोहफा दे दिया कांग्रेस पार्टी ने आज सदन में, मानते हैं आप? देखिए साहब, जो आजकल का इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, ये एंगेस्ट हो। आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है, दुरुस्त आ रही है। भट्ट साहब, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, यूएसए को भारत की जरूरत है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत आज की तारीख में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। यूएसए की जो रक्षा कंपनियां हैं वो भारत से सौदे करने को बेकरार हैं। वहां की लॉकहीड कंपनी इंडिया को F-16 जहाज बेचने को डेस्परेट है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स उनके जहाज को खरीदने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रही है। और जिस तरीके से चाइना से अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिकन्स कैन नॉट अफोर्ड टू एंटागोनाइज इंडिया, दे नीड अस। तो और वो जो भी करें, पाकिस्तान को तात्कालिक ये लग रहा होगा कि तालिबान से उनके एग्रीमेंट से फिर से दिन उनके अच्छे आ जाएंगे और उनकी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में एकदम बैंकरप्ट हो चुकी है, तो उनको IMF से $5-6 बिलियन मिल जाएगा, कुछ अमेरिका से एड मिल जाएगी। पाकिस्तान का इंटरेस्ट इतना है, लेकिन अब आज की तारीख में पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ ये नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है कश्मीर में पिछले 30 साल से, अब उसको सस्टेन करने में सक्षम नहीं है। और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल सही बात है वीरेंद्र जी, और यूएसए के रिश्तों में जो स्टेबिलिटी है वो रहेगी। बिल्कुल ये सही बात है, और इसके लिए जबरदस्त किलेबंदी की गई है पिछले सालों में, जिसका नतीजा हम इस वक्त देख रहे हैं, और जो हालात पैदा हुए हैं उसका नतीजा हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी हमारे पास हो तो हमें पाकिस्तान की क्या जरूरत है, यह भी सवाल है ना। ये बहुत चौंकाने जब अधीर रंजन जैसे सांसद हमारे मौजूद हो तो फिर हमें पाकिस्तान की क्या जरूरत है। मैं यहां आपको एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कल राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया, और उसका आधार बहुत ऐतिहासिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में इस धारा का विरोध किया था, और उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने कल राज्यसभा में तो विरोध कर दिया, अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में ट्वीट कर दिया, लेकिन सड़क पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी इस बिल के खिलाफ उतरने का नैतिक साहस हो चुकी है। उनके पास इसका साहस नहीं है। उनको मालूम है कि उनको जन समर्थन इसका तो मिलना तो दूर है, लोग उल्टे बहुत नाराज हो जाएंगे। और अभी कांग्रेस की एमएलए अदिति सिंह का ट्वीट आया है, यूनाइटेड वी स्टैंड। अब ये बड़ा गोलमोल सा ट्वीट है। वो किसकी यूनिटी की बात कर रही हैं? भारत की यूनिटी की या किसकी यूनिटी की? बस अब ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। वो एग्जैक्टली बिल के समर्थन में है, माना या यही जा रहा है कि वो देश के साथ खड़ी है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर अदिति, लेकिन कांग्रेस में इस वक्त ये भी है कि कोई भी प्रवक्ता सामने नहीं आ रहे, मगर वो देश की ही बात कर रही हैं, और इस वक्त जो देश में हो रहा है वो उसके साथ खड़ी नजर आ रही हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, संसद पर नजर बनाए हुए यहाँ की गतिविधियों पर। अनूप, सबसे पहले तो एक छोटा सा अपडेट आप दे दें कि इस वक्त अब ये कहां पहुंचा मामला, संसद में क्या चल रहा है? देखिए, चर्चा चल रहा है, लेकिन देखिए अजय, एक बात साफ करनी होगी कि जिस तरीके से आज अमित शाह ने रिप्लाई किया है, और अमित शाह ने दो बातें जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो किसी के मन में कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि कल से ही ये बात विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये फैलाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर का मतलब कहीं जो अभी जो एग्जिस्ट जम्मू एंड कश्मीर करता है वो है या फिर और है, यानी कि पीओके की बात कहीं भारत सरकार ने छोड़ तो नहीं दिया है। तो आज जिस तरीके से लोकसभा के पटल पर जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो ये ऑन रिकॉर्ड में रखिए कि जम्मू कश्मीर का मतलब पीओके और अक्साई चीन भी होता है, यानी कि जो जम्मू और कश्मीर के बारे में जो भारत का स्टैंड पुराना था वो स्टैंड अब भी है, और इसको लेकर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिस बात का जिक्र कर रहे अनूप, मुझे तो ये लग रहा है, मैं आपसे भी समझूंगा, लंबे समय से आप पार्लियामेंट को कवर करते हैं, कोई प्रतिक्रिया आ रही है, बताई जा रही है, पहले सुन लेते हैं जी। उस जन्नत को जन्नुम बनाया और देश के अंदर विद्वेष का निर्माण हुआ। आज की भारत सरकार ने इनको समाप्त करके एक हिमालयन काम किया है।
अगर लोग कहते हैं कि यूएनओ में ये पेंडिंग था, तो पंडित नेहरू जी के एक तरफा युद्ध विराम और यूएनओ में कांग्रेस के जाने के कारण और उस समय की सरकार के जाने के कारण यह विवाद और गरमाया, जो ये एक बहुत बड़ी पंडित नेहरू और कांग्रेस की भूल थी। परंतु 1971 के बाद शिमला समझौते में एक नया समझौता हो गया था कि यह दुनिया का एक्सटर्नल मुद्दा नहीं है। अगर कोई भी विवाद होगा तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में वार्ता कर लेंगे। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि जम्मू कश्मीर विवादित है। 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, श्रीमान नरसिम्हा राव कांग्रेस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, कि पाकिस्तान भारत के सब मसले हल हो गए हैं, केवल अब POJ जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं उसको खाली करवाना शेष रह गया है। और इसलिए इस धारा का ख़त्म होना यह देश की एकता और अखंडता का एक बहुत बड़ा अविस्मरणीय अचीवमेंट है। जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं वो भारत के विभाजन के और जम्मू कश्मीर की बर्बादी के कसूरवार हैं। उन्होंने चंद लोगों को भड़का कर यह ऐसा भय पैदा किया, आज सब उससे मुक्त हो गए हैं। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर जब देश का विभाजन हुआ तो 2,22,000 वर्ग किलोमीटर पूरा हिंदुस्तान में आया था। जी, इंद्रेश कुमार ये बता रहे थे कि क्या पूरा इतिहास है और इस पूरे इतिहास को कैसे अब बदला जा रहा है, दोहराया जा रहा है। एक जल्दी से छोटा सा रिएक्शन अनूप, सवाल ये कि POK और अक्साई चीन हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये बात तो स्टैंड क्लियर है हमेशा से। सवाल तो ये बड़ा है कि इसको लेकर के सवाल कैसे पैदा हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये सवाल कौन लोग पूछने वाले हैं और कौन ये भ्रम फैलाने की और कोशिश कर रहे हैं और जो नाम ले रहे हैं UN का और इस पूरे मामले में UN को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है अनूप? देखिए यही सवाल वाजिब सवाल है जो आप पूछ रहे हैं, आप उठा रहे हैं कि वाकई ये कांग्रेस को क्या हो गया। कांग्रेस आज़ादी के वक्त से देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरीके से आज अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे कि यूनाइटेड नेशन की बात को उठा रहे थे, वो भी हाउस के अंदर, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नेतृत्वहीन पार्टी हो गई है, विचारहीन पार्टी हो गई है। और अगर आप जिस तरीके से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जरूरत क्या है जब कांग्रेस इस तरह के मुद्दे को यहाँ उठा रही है, और कल साफ तौर पे अपने आप में बड़ा सवाल पैदा हो गया है अनूप। इस पर जाहिर है कि बड़ी चर्चा होगी और बड़ी बातें होंगी और इसको समझना पड़ेगा और कांग्रेस को आकर के साफ करना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस सोच क्या रही है, कर क्या रही है और कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन खो चुकी है क्या। धन्यवाद। इस वक्त वीरेंद्र जी, अनूप आपका जुड़ने के लिए। जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।